तो सभी को मेरा नमस्कार, बड़ों को मेरा प्रणाम, छोटों को मेरा आशीर्वाद, शुभकामनाएं, हम को सारा प्यार और सभी को भारतीय जय हिंद और झारखंडी जोहार। तो चलिए पढ़ते हैं। कंप्यूटर। कंप्यूटर, क्योंकि हम आज जिस युग में रह रहे हैं ये कंप्यूटर का ही युग है। आपके सुबह उठने से लेकर ठीक है कोई बड़े काम तक व्यवहारिक जीवन में कंप्यूटर इतना समा चुका है, तो इसके उपयोगिता को हम लोग इग्नोर नहीं कर सकते। अब जब इतना कुछ हो रहा है तो जाहिर सी बात है एग्जाम्स क्यों पीछे रहेंगे। इसीलिए हमारे जितने भी आए दिन एग्जाम्स हो रहे हैं उसमें अब कंप्यूटर की जो सहभागिता है वो दिन ब दिन बढ़ रही है। ठीक है, चाहे वो एसएससी के एग्जाम्स ले लो, रेलवे के एग्जाम्स ले लो, इवन आपका जो आने वाला जो 10+2 का जो एलडीसी एग्जाम है उसमें तो आपके 50 क्वेश्चंस हैं कंप्यूटर के। तो सोचिए अकेले कंप्यूटर का वेटेज कितना है, कितना बढ़ गया है। तो अमूमन किसी भी एग्जाम्स में कम से कम 3 सवाल तो कम 3 से 5 सवाल 3 सवाल तो आपके रखे ही रखे हैं, कहीं कहीं 5 से 6 भी चला जाता है। और जिसमें अलग से कंप्यूटर का सेक्शन बना हुआ है उसमें तो फिर कहना ही क्या। और कई बार ये कंप्यूटर के सवाल आपको परेशान भी करती हैं, क्योंकि ये जो कंप्यूटर का जो वेटेज जो बढ़ रहा है ये हालिया सालों में ही बढ़ रहा है, रिसेंट ईयर में ही ये बढ़ना शुरू हुआ है। ठीक है, तो इसीलिए हम लोग कंप्यूटर को बढ़िया से पढ़ने का प्रयास करेंगे। और इसके अलावा हर एक जो भी चैप्टर्स होंगे चैप्टर्स तो हमें करें, ठीक है, और जो भी करेंगे उसे हम एग्जाम ओरिएंटेड करेंगे। एग्जाम ओरिएंटेड हम लोग चैप्टर्स करेंगे, प्लस हर चैप्टर के अंदर कहाँ कहाँ से सवाल बन सकते हैं उस पर हम लोग अपना ध्यान देंगे। ठीक है, इसके अलावा जो भी हमारा जो टीसीएस का जो सवाल जो पूछा गया है विगत कुछ सालों में उस पर भी हम लोग बात करने का प्रयास करेंगे। ठीक है, तो ये है हमारा कंप्यूटर के बारे में बात। और हम लोग कंप्यूटर में क्या क्या पढ़ेंगे, अमूमन इसमें 10 से 12 चैप्टर्स तो हमें पढ़ने ही पढ़ने हैं। 10 से 12 चैप्टर्स में आपके हो जाएंगे, आपका मान लीजिए पहला तो आपका इंट्रो ही हो जाएगा, है ना। पहला आपका इंट्रो हो जाएगा, किसी भी चीज़ को जानने से पहले उसका इंट्रोडक्शन जानना जरूरी है। फिर इसका हिस्ट्री और जनरेशन, इतिहास और पीढ़ी, ये काफ़ी इम्पोर्टेंट चैप्टर है जिससे सवाल आते ही आते हैं। ठीक है, इसके अलावा हम लोग कंप्यूटर आर्किटेक्चर की बात करेंगे कि कंप्यूटर को एक बनने क्या क्या सामान की आवश्यकता होती है, क्या क्या उसके महत्वपूर्ण अंग हैं, उनके बारे में हम लोग बात करेंगे। उसके अलावा हम लोग बात करेंगे इनपुट आउटपुट डिवाइस की। ठीक है, आसपास हम जो भी देख रहे हैं कंप्यूटर का वो सर्वोत्तम एक इनपुट आउटपुट डिवाइस ही है। ठीक है, इसके अलावा हम लोग सॉफ्टवेयर पे बात करेंगे। ठीक है, सॉफ्टवेयर पर बात करेंगे। इनपुट आउटपुट डिवाइस आपका ये हार्डवेयर के अंदर आ जाएगा। सॉफ्टवेयर के अंदर हम लोग एमएस विंडोज़ को भी बढ़िया से देखेंगे, विंडोज़ को भी हम लोग बढ़िया से देखेंगे। इसके अलावा हम लोग इंटरनेट के बारे में पढ़ेंगे, है ना। इसके अलावा इंटरनेट के अलावा हम लोग और एक चीज़ हो गया, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस के अंदर जो भी इम्पोर्टेंट है, जैसे वर्ड हो गया, एक्सेल हो गया, उसके बारे पढ़ेंगे। फिर से उसके अलावा यदि कुछ और चीज़ बचेगा तो वो भी देखा जाएगा। तो ये बेसिकली एक मैंने आपको मोटा मोटी एक चैप्टर का ओवरव्यू दे दिया है कि इतनी चीज़ें हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, इतनी चीज़ें हम लोग पढ़ेंगे। अब आइए शुरू करते हैं ये कंप्यूटर। जो पहला जो चैप्टर है हम लोग आज शुरुआत करने जा रहे हैं, इंट्रोडक्शन।
इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन देखिए, किसी भी चीज़ को जानने से पहले हमें उसके एक ऊपरी सुपरफिशियल चीज़ है उसको जानना आवश्यक होता है। इसीलिए हम लोग पहला चैप्टर ही है इंट्रोडक्शन, कंप्यूटर का परिचय। ठीक है, आप जब भी किसी इंसान से मिलते हो तो सीधे उसके व्यवहार के बारे, ठीक है, सीधे उसके मन के बारे आप जानने का प्रयास नहीं करते हो। सबसे पहले आप उसका नाम जानते हो, उसके पिताजी का नाम जानते हो, कहाँ से वो आया है, फिर बैकग्राउंड पे पहुँचते हैं। तो ये एक परिचय का माध्यम है, परिचय की शुरुआत यहीं से होती है। तो ठीक उसी प्रकार कंप्यूटर में भी हम लोग सबसे पहले इंट्रोडक्शन से ही शुरुआत करेंगे। ठीक है, इसमें हम लोग बेसिकली क्या क्या देखेंगे, तो इसमें हम लोग बेसिकली देखेंगे कि व्हाट इज़ कंप्यूटर, कंप्यूटर आपका क्या है। ठीक है, कंप्यूटर आपका क्या है। उसके अलावा देखेंगे उसके डिफिनेशन के बारे में थोड़ा पढ़ेंगे। ठीक है, इस सब की उत्पत्ति कहाँ से हुई इसको देखेंगे। इसके अलावा हम लोग देखेंगे कि कुछ जो बेसिक फैक्ट्स हैं कंप्यूटर के रिलेटेड, ठीक है, उनको हम लोग एक बार जानने का प्रयास करेंगे, क्योंकि अमूमन इस चैप्टर से आपके बहुत ज़्यादा सवाल से नहीं आते हैं। ठीक है, कई बार इन चैप्टर को लोग स्किप भी कर देते हैं, लेकिन चूंकि हम मतलब सिलसिलेवार तरीके से पढ़ना चाह रहे हैं तो इसीलिए मैंने एक लेसन, एक वीडियो इस पर भी आपके लिए बना दिया है। इसके अलावा हम लोग कंप्यूटर के फीचर्स की बात करेंगे कि कंप्यूटर के क्या फीचर्स होते हैं। ठीक है, फीचर मतलब हो गया विशेषताएं। उसके अलावा हम लोग बात करेंगे इसकी सीमाएं क्या है, लिमिटेशंस क्या क्या हैं, इसके बारे में भी बात करेंगे। लिमिटेशन, इसके बारे में बात करेंगे यूजेज ऑफ कंप्यूटर, कंप्यूटर की उपयोगिता क्या क्या है। तो ये बेसिक चीज़ है। इसके अलावा हम लोग बात करेंगे कंपोनेंट्स ऑफ कंप्यूटर की। ठीक है, जो बेसिक कंपोनेंट्स हैं कंप्यूटर की क्या क्या हैं वो बात करेंगे। कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स है उसको हम लोग एक बार देख लेंगे। तो ये सारी चीज़ हम लोग इस चैप्टर में पढ़ने जा रहे हैं। ठीक है, तो चलिए करते हैं इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर। तो सबसे पहले हम लोग समझने का प्रयास करेंगे कि ये कंप्यूटर आखिर है क्या। ठीक है, कंप्यूटर आखिर है क्या। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं स्क्रीन में, ये एक कंप्यूटर का सेट है। कंप्यूटर जनरली किसी एक पार्टिकुलर चीज़ को नहीं बोलते हैं, इसमें आपको 3-4 कंपोनेंट मिलकर बने होते हैं। ठीक है, एक मॉनिटर हो गया, एक सीपीयू हो गया, कीबोर्ड हो गया, ये माउस हो गया। ये कंप्लीट पैकेज ही एक कंप्यूटर का निर्माण करता है। इवन लैपटॉप भी क्या है, वो इसी का छोटा रूप है। ठीक है, आप उसमें कीबोर्ड निकाल देंगे तो लैपटॉप किस काम का। ठीक है, टच पैड निकाल देंगे तो लैपटॉप किस काम का। ठीक, तो ठीक उसी तरह तो कंप्यूटर बेसिकली यही चीज़ है। आप सीधा सीधी ये समझिए कि कंप्यूटर एक ऐसा डिवाइस है। ठीक है, कंप्यूटर एक ऐसा डिवाइस है जिसको हम लोग कुछ डाटा देते हैं। एक यूजर, कोई भी उसे यूजर एक डाटा देता है। ठीक है, उसे हम डाटा कहते हैं। उसे वो इनपुट के रूप में लेता है। ये इनपुट आउटपुट हर एक टर्म जो यहाँ पर आपको हो सकता है कि नया लगे या फिर लगे कि नहीं यहाँ पे आप स्किप करें, ऐसी बात नहीं है। इसके लिए स्पेसिफाइड चैप्टर्स हैं, तो उसमें भी ये चीज़ डिस्कस हो जाएंगी। इसके लिए आप बेफिक्र रहें। फिर भी कुछ चीज़ें छूट जाती हैं, ठीक है, मेरे स्तर पर, तो आप कमेंट कर दें या आप हमें इन्फॉर्म कर दें। हम उस चीज़ को अगले वीडियो में या अगले क्लास में ज़रूर आपके सामने रखने का प्रयास करेंगे। ठीक है, तो हम कहाँ पर थे, कंप्यूटर के बारे में। तो कंप्यूटर क्या है, हम उसमें कोई डाटा फीड करते हैं, वो प्रोसेस करता है। ठीक है, कंप्यूटर अपने आप में उस चीज़ों को प्रोसेस करता है और वो हमें एक रिजल्ट फॉर्म में देता है जिसे हम लोग आउटपुट कहते हैं। और वो रिजल्ट ऐसा होता है कि सामने वाला इंसान उस चीज़ को समझ सके, वो लॉजिकल होता है। ठीक है, कंप्यूटर अपना लॉजिक जरूर लगाता है, लेकिन वो ऐसा ही लॉजिक लगाता है जो हम समझ सकते हैं। कंप्यूटर का इस तरह से बनाया गया है। ठीक है, कंप्यूटर का हिंदी में संगणक कहते हैं। ये हालांकि कोई बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन चूंकि
पढ़ रहे हैं तो जान लीजिए, ठीक है। कंप्यूटर को हम लोग संगणक बोलते हैं। देखिए कंप्यूटर एक ऐसा सब्जेक्ट्स में है ना, या फिर साइंस के भी कुछ चैप्टर्स ऐसे होते हैं जो जो कि इसमें इंग्लिश टर्मिनोलॉजी का ही इस्तेमाल होता है। हिंदी हिंदी में आप इवन आप हिंदी में भी पढ़ोगे तो इंग्लिश टर्मिनोलॉजी ही पढ़ने में हमें ज़्यादा सहूलियत होती है। तो कंप्यूटर शायद उस लिस्ट में सबसे ऊपर सब्जेक्ट है, ठीक है, क्योंकि कंप्यूटर का विकास हुए बहुत ज़्यादा समय हो नहीं रहा है, ठीक है। तो और कंप्यूटर की जो पढ़ाई जो एग्ज़ाम में जो पूछी जा रही है, इसका भी मतलब बहुत लेट लेट से इस्तेमाल हुआ है। हम मुझे नहीं लगता कि 80s या 90s में 80s या 90s में कंप्यूटर पर सवाल पूछे जाते होंगे। तो जाहिर सी बात है, ये चूँकि ये फॉरेन से ये चीज़ इन्वेंट होकर आई है, तो अभी भी बहुत सारी इसकी जो टर्मिनोलॉजीज़ हैं, मैक्सिमम टर्मिनोलॉजी हम लोग इंग्लिश में ही पढ़ते हैं। और इवन चाहे आप हिंदी भाषी हों या फिर इंग्लिश मीडियम हो, फिर भी आपको कहीं पर समस्या यदि लगेगी तो आप बेझिझक पूछ सकते हैं हमें, ठीक है। उसे हम दूर करने का प्रयास करेंगे। तो हम लोग यहाँ बात कर रहे थे कंप्यूटर के बारे में। कंप्यूटर के बारे में तो कंप्यूटर क्या है? कंप्यूटर कंप्यूटर देखिए, किसी भी चीज़ को आप जब पढ़िए ना तो उसको दो भागों में बांटने का प्रयास करिए, ठीक है। मतलब दो भागों में कहने का मतलब ये है कि अब हम यहाँ कंप्यूटर किसका इंट्रोडक्शन कर रहे हैं? कंप्यूटर का। आप किसी इंसान के बारे आप जब जानते हो, किसी इंसान का परिचय लेना है तो उसमें एक और चीज़ आप जोड़ सकते हो कि उसके नाम का मतलब क्या होगा, तो वो एक वेटेज दे देता है, ठीक है। ठीक उसी तरह यहाँ कंप्यूटर की बात कर रहे हैं तो पहले हम लोग कंप्यूटर शब्द को बाइफरकेट करेंगे, तोड़ेंगे, तो ये निकलता है कंप्यूट, यहाँ पे आप देख सकते हैं, और दूसरा है कंप्यूटर, ठीक है। और तो कंप्यूट का मतलब होता है कैलकुलेशन और अर का मतलब होता है डिवाइस। इन दोनों को जोड़कर ही कंप्यूटर बनता है। अब कंप्यूट का मतलब चूंकि कैलकुलेशन है, तो कैलकुलेशन जो आम बोलचाल भाषा में हम समझते हैं कि मैथ्स से रिलेटेड, सिर्फ गणित से रिलेटेड, अंक से रिलेटेड, लेकिन ऐसी बात नहीं है। यहाँ पे कैलकुलेशन का मतलब हो गया मतलब जो भी वो प्रोसेस करेगा अपने अंदर, ठीक है, चाहे लॉजिकली हो या मैथमेटिकल हो या किसी भी स्तर पर रीजनिंग हो, मतलब एनीथिंग वो प्रोसेस करेगा उसे हम कैलकुलेशन की संज्ञा देंगे, ठीक है। तो कंप्यूटर के संदर्भ में कैलकुलेशन का मतलब एक वास्ट होता है, इस चीज़ को आप ध्यान में रखिएगा, ठीक है। इसके अलावा अब आ जाइए, कंप्यूटर बेसिकली आपको 3 से 4 फंक्शंस करता है और इसी से कंप्यूटर का जो पूरा जो वर्किंग है निर्भर करता है। पहले तो जो भी यूज़र उसमें कुछ डाटा फीड करते हैं, ठीक है भैया, कि हमें यह काम करके दो, तो वो हो गया आपका इनपुट। दूसरा, अब चूंकि हमने इनपुट तो दे दिया, लेकिन कंप्यूटर अपने हिसाब से उसको अपना दिमाग लगाता है, तिगड़म भिगड़म बुझाता है, उसे कहते हैं प्रोसेस। फिर उसको एक रिजल्ट के रूप में हमारे सामने इस कंप्यूटर स्क्रीन पर प्रदर्शित करता है, ठीक है, प्रेजेंट करता है। और ये कंप्यूटर स्क्रीन देखिए जिस पर मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, जिस पर हम आपको चीज़ें दिखा रहे हैं, इसी पर वो रिजल्ट शो करता है। उसे हम लोग कंप्यूटर की भाषा में आउटपुट कहते हैं, या फिर आम बोलचाल भाषा में आप उसे रिजल्ट कह सकते हैं। और इसके अलावा एक और एक्स्ट्रा फंक्शन हो जाता है उसका, स्टोरेज का, ठीक है। स्टोरेज मतलब संग्रहण करना, किसी को अपने अंदर सजो के रखना, ठीक, नहीं बोलते स्टोर करना। तो बेसिकली 3 से 4 इसके फंक्शन है। एक हो गया इनपुट, एक हो गया प्रोसेस, एक हो गया आउटपुट, और एक हो गया स्टोरेज, ठीक है, एक हो गया स्टोरेज। अब चूंकि कंप्यूटर के बारे हमने आपको बताया कि कंप्यूटर को हम इनपुट देते हैं, वो प्रोसेस करता है, उसे आउटपुट देता है। तो कंप्यूटर क्या है? ये बेसिकली एक हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर का एक कम्बिनेशन है। इस बात को ध्यान में रखिएगा। कंप्यूटर का अपना खुद का कुछ वजूद नहीं है, ठीक है, जब तक उसमें हार्डवेयर की सहभागिता नहीं होगी, ठीक है, जब तक उसमें सॉफ्टवेयर की सहभागिता नहीं होगी, सॉफ्टवेयर की सहभागिता नहीं होगी, तब तक वो कंप्यूटर ही कहलाएगा। इसमें से कोई भी एक चीज़ आपका एब्सेंट हो, चाहे वो हार्डवेयर ही एब्सेंट हो जाए या सॉफ्टवेयर ही जाए, तो कंप्यूटर हमारे किसी भी काम का नहीं है, ठीक है। हार्डवेयर बेसिकली हम आगे भी इसके बारे में पढ़ेंगे। हार्डवेयर बेसिकली जो भी ऊपर चीज़ हमें आप देख रहे हैं वो हार्डवेयर है, लेकिन अंदर में कंप्यूटर जिस तरीके से काम कर रहा है, आपको ये स्क्रीन में दिखा पा रहा है, ये सब सॉफ्टवेयर के कारण हो पाता है। और ये क्या करता है?
ये दोनों मिलकर डाटा को कन्वर्ट करते हैं, ठीक है। हार्डवेयर प्लस सॉफ्टवेयर ही मिलकर कंप्यूटर का निर्माण कर रहे हैं, और ये हमें इंफॉर्मेशन देते हैं, या फिर आउटपुट देते हैं, या फिर बोलिए रिजल्ट देते हैं। अब चूंकि कंप्यूटर है, कईयों को लगता होगा कि ये अपने आप में एक परिपूर्ण शब्द है, लेकिन ऐसा नहीं है, ठीक है। कंप्यूटर का जो फुल फॉर्म होता है, ठीक है, कंप्यूटर एक एब्रीविएशन फॉर्म में हमारे पास है। कंप्यूटर का फुल फॉर्म होता है आपका कॉमन ऑपरेटिंग मशीन पर्पजली यूज्ड टेक्नोलॉजिकल एजुकेशनल रिसर्च, ठीक है। हालांकि इस पर आज तक वैसे कोई सवाल पूछे नहीं गए हैं, पूछे भी गए होंगे तो बहुत मतलब कम उसकी वेटेज होगी, लेकिन फिर भी चलिए जान लेते हैं हम लोग कि कंप्यूटर का फुल फॉर्म है कॉमन ऑपरेटिंग मशीन पार्टिकुलरली यूज्ड फॉर टेक्नोलॉजिकल एजुकेशनल रिसर्च, ठीक है। अब आ जाइए फादर ऑफ कंप्यूटर, ठीक है। किसी भी चीज के बारे में जब हम पढ़ते हैं तो उसके जनक यानी उसका जो जन्मदाता है वो काफी महत्वपूर्ण होता है, ठीक है। आप इंसानी भाषा में आप समझिए कि किसी भी इंसान के बारे में जब आप बात करते हैं, किसी भी पर्सन के बारे में बात करते हैं, तो हमारा वजूद समाज में क्या है, अपने पिता के कारण है, ठीक है, फादर के कारण। तो ठीक उसी प्रकार जब हम कंप्यूटर के बारे समझेंगे जब हम कंप्यूटर के बारे समझेंगे तो यहाँ पे भी कंप्यूटर भी वही चीज़ है कि कंप्यूटर का भी वजूद क्या है, चार्ल्स बेबेज, ठीक है। एक बात याद रखिएगा, फादर ऑफ कंप्यूटर, जब कंप्यूटर पूछे तो चार्ल्स बेबेज, लेकिन जब फादर ऑफ पीसी पूछे, ठीक है, फादर ऑफ पीसी, फादर ऑफ पीसी पूछे तब ये हो जाएगा एडवर्ड रॉबर्ट्स, ठीक है। यदि आपसे एग्जाम में स्पेशली पूछ रहा है कि फादर ऑफ पीसी क्या होगा तो एडवर्ड रॉबर्ट्स। कंप्यूटर तो आपको बचपन से आप याद ही कर रहे होंगे, पीसी आपको याद करना पड़ेगा, एडवर्ड रॉबर्ट्स, ठीक है। एक चीज़ यहाँ पर है कि वर्ल्ड कंप्यूटर लिटरेसी डे, यानी विश्व विश्व कंप्यूटर साक्षरता दिवस हम लोग कब मनाते हैं, तो ये मनाते हैं 2 दिसंबर को, ठीक है। अभी मुश्किल से 1.5 महीना पहले ये समय हमने मनाया होगा, है कि नहीं। फादर ऑफ मॉडर्न कंप्यूटर क्या हो गया, फादर मॉडर्न कंप्यूटर है एलन ट्यूरिंग। फादर ऑफ मॉडर्न कंप्यूटर आपके हो गए एलन ट्यूरिंग। और फादर ऑफ एआई, चूंकि एआई का जमाना है तो जॉन मैकार्थी, इसको याद रखिएगा, ठीक है। इसमें आपको 4 नाम आपको याद रखना है, चार्ल्स बेबेज, ठीक है, एडवर्ड रॉबर्ट्स, एलन ट्यूरिंग, जॉन मैकार्थी, ठीक है। चार्ल्स बेबेज बचपन से याद कर रहे हैं, एडवर्ड रॉबर्ट्स आप याद रखिएगा पीसी के साथ। मॉडर्न मॉडर्न यहाँ पे आप याद रख सकते हैं कि मान लीजिए एलन सोली का आपने नाम सुना होगा, ठीक है, एलन सोली, ये ब्रांडेड कंपनी है। अमूमन क्या इमेज बनता है कि भाई नया चीज़ है, ब्रांडेड होगा, तो इसको आप जोड़ सकते हैं मॉडर्न कंप्यूटर से। जब कंप्यूटर के बारे पूछेगा तो चार्ल्स बेबेज, पीसी के बाद पूछेगा तो रॉबर्ट, और मॉडर्न कंप्यूटर जहाँ पूछ देगा एलन ट्यूरिंग। अन्यथा किसी भी सूरत में सिर्फ फादर ऑफ कंप्यूटर पूछ रहा है तो चार्ल्स बेबेज होगा। फादर ऑफ एआई, चूंकि एआई का ही युग है तो आगे आने वाले समय में एआई की ही धूम मचेगी, तो इनका भी नाम रखना आपको मतलब काफ़ी आवश्यक है, जॉन मैकार्थी, ठीक है। अब आ जाइए, भारत में जो पहला कंप्यूटर बना था, ठीक है, वो था आपका सिद्धार्थ, कि भारत में जो पहला कंप्यूटर जो बना उसे नाम दिया गया सिद्धार्थ। ये बनाया था ईसीआई ने, यानी इलेक्ट्रॉनिक कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, क्या कहते हैं उसे, इलेक्ट्रॉनिक
कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। ये बात याद रखिए, ये काफ़ी महत्वपूर्ण फैक्ट है। ये अमूमन एग्जाम्स में पूछ दिए जाते हैं। आप इसको याद रखिएगा कि जब भी आपसे पूछे कि भारत में पहला कंप्यूटर निर्मित का नाम क्या था, तो गौतम बुद्ध का ध्यान करिएगा, ध्यान करिएगा। जब ध्यान करिएगा तो गौतम बुद्ध का ही ध्यान आएगा, क्योंकि गौतम बुद्ध ही ध्यान के बहुत बड़े प्रवर्तक माने गए हैं हमारे समाज में, हमारे इतिहास में। ठीक है, तो इसीलिए सिद्धार्थ। अब आ जाइए, जो बेसिक स्ट्रक्चर जो है, ये एक फैक्ट है, बेसिक स्ट्रक्चर जो डेवलप किया गया था कंप्यूटर का, वो था जॉन वॉन न्यूमैन के द्वारा। क्या नाम था? जॉन वॉन न्यूमैन के द्वारा। हालांकि इनसे रिलेटेड और एक फैक्ट है कि आधुनिक कंप्यूटर में, मॉडर्न कंप्यूटर में सबसे ज़्यादा कंट्रीब्यूशन यदि किसी व्यक्ति का है तो जॉन वॉन न्यूमैन है। आप याद रख सकते हैं, न्यूमैन, नया आदमी। तो नया आदमी क्या करेगा? जाहिर सी बात है वो नई नई चीज़ें करेगा, तो इसीलिए इनका योगदान है। लेकिन जब फादर की बात करेगा, ठीक है, पिता की जब बात करेंगे, तो उसमें याद रखना है एलन ट्यूरिंग, ठीक है, एलन सोली। लेकिन जब कंट्रीब्यूशन की बात करेंगे तब वहाँ पे होगा जॉन वॉन न्यूमैन। 5 नाम यहाँ पर हमने आपको दिए हैं। एक चार्ल्स बेबेज, ठीक है, एक चार्ल्स बेबेज है, एक एडवर्ड रॉबर्ट्स है, एक हेलन ट्यूरिन है, एक जॉन खार्ती है और जॉन वॉन न्यूमैन है। इसके अलावा एक सिद्धार्थ भी है। ठीक है, अब आ जाइए फीचर्स ऑफ कंप्यूटर। फीचर्स ऑफ कंप्यूटर क्या क्या है? अब चूंकि किसी भी इंसान की चर्चा क्यों होती है? किसी भी इंसान की चर्चा इसलिए होती है क्योंकि उसमें कुछ विशेषताएं होती है। ठीक है, अब मोदी जी की चर्चा क्यों होती है? क्योंकि उनमें कुछ एक विशेषताएं हैं। काफ़ी अरसे समय बाद कोई ऐसा राष्ट्र प्रतिनिधि मिला जिसमें कुछ विशेषताएं हैं जो विगत कुछ सालों से मिसिंग थी, इसीलिए उनकी चर्चाएं होती है। ठीक है, इस किसी भी राजनीति से मत जोड़िएगा, मैं इसको बस एग्जाम्पल, या आप रतन टाटा के बारे में समझ लीजिए। ठीक है, इससे क्यों होती है? क्योंकि उनमें कुछ विशेषताएं हैं जो और लोगों में शायद नहीं है। ठीक उसी तरह कंप्यूटर की भी कुछ विशेषताएं हैं जो दूसरे डिवाइसेस में नहीं है। तो पहला इसका हो गया स्पीड। स्पीड स्पीड चूंकि इसलिए, चूंकि कंप्यूटर जो होता है ना, वो मतलब ये सैकड़ों, हजार या फिर इक्का दुक्का ये कैलकुलेशन नहीं करता है। ठीक है, ये आपको ये आपको कैलकुलेशन इन लाख में करता है। कैलकुलेशन इन लाख में करता है, एक बात याद रखिएगा, कैलकुलेशन इन लाख। ठीक है, कंप्यूटर प्रोसेसर को देख लीजिए। कंप्यूटर प्रोसेसर जो हो गया, इसका जो स्पीड हम लोग नापते हैं, ये हर्ट्ज में नापते हैं। ठीक है, स्पीड ऑफ कंप्यूटर जो होता है, इसको हम लोग देखते हैं कि नंबर स्पीड ऑफ कंप्यूटर जो कि होता है, मतलब है कि वो 1 सेकेंड में वो कितने इंस्ट्रक्शंस, मतलब कितना निर्देशों को वो पालन कर पा रहा है। तो उसी के आधार पर किसी भी कंप्यूटर की जो गति को नापी जाती है। ठीक है, जनरली ये मिलियन ऑफ इंस्ट्रक्शन पर सेकेंड एंड MIPS, किस में नापाते हैं हम लोग? MIPS। MIPS। ठीक है, दूसरा हो गया दूसरा है, हो जाता है कि कंप्यूटर की सटीकता, यानी एक्यूरेसी। कंप्यूटर की एक्यूरेसी, एक्यूरेसी का संदर्भ का मतलब ये हो गया कि त्रुटि रहित काम करता है। ठीक है, इंसान मान लीजिए कभी कभार गलती कर देगा, हो सकता है कि बड़े गुना भागा में वो गलती कर देगा, लेकिन कंप्यूटर ये चीज़ नहीं करता है। ठीक है, कंप्यूटर तभी गलती करेगा जब उसमें किसी तरह का एक मैकेनिकल फॉल्ट होगा या फिर सॉफ्टवेयर फॉल्ट होगा, अन्यथा कंप्यूटर गलती नहीं करेगा। इसीलिए इसे एक्यूरेसी के लिए भी
जाना जाता है। कभी कभी वायरस के कारण त्रुटियां होती है, लेकिन वो कभी कभी होती है। दूसरा हो गया स्टोरेज कैपेसिटी, यानी भंडारण क्षमता या संग्रहण क्षमता। कंप्यूटर चूंकि ये इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है, ठीक है, और इसमें जो भी डाटा होती है या सूचना होती है, निर्देश होती है, इसको हम लोग स्थायी रूप में, परमानेंट रूप में स्टोर कर सकते हैं। इंसान के साथ क्या है कि मान लीजिए वो बड़े इवेंट्स को तो याद रख लेता है, लेकिन छोटी छोटी चीज़ों को भूल जाता है। लेकिन कंप्यूटर के साथ ऐसा नहीं है, उससे आप जो भी रखने को बोलिएगा वो उसे सहेज कर रखता है। दूसरा हो गया वर्सेटिलिटी, यानी विविधता, ठीक है। वर्सेटाइल, किसी बारे हम सुनते होंगे वर्सेटाइल आर्टिस्ट है वो, ठीक है। जैसे सोनू निगम इज ए वर्सेटाइल सिंगर, इसका मतलब क्या है कि वो हर तरह के गाने गा सकते हैं। ठीक उसी प्रकार कंप्यूटर विविधता से भरा है, यानी कंप्यूटर एक काम से तक सीमित नहीं है। ऐसा नहीं कि आप इसे घर में लेकर सिर्फ घर के कामों को कर रहे हैं, होम यूज के लिए कर रहे हैं, नहीं, इसका ऑफिस में भी काम है। जाहिर सी बात है, ऑफिस में ऑफिस वाला काम है, साइंटिफिक रिसर्च में भी काम है, डिफेंस में भी काम है, अकाउंटिंग में भी काम है। मतलब देयर आर मैनी डिपार्टमेंट्स, मैनी फील्ड्स इन विच कंप्यूटर आर बीइंग ऑपरेटेड, इसीलिए इसे वर्सेटाइल भी कहा गया है। दूसरा इंटेलिजेंस, इंसान के बारे में समझिए। इंसान क्या होता है कि इंसान कुछ घंटों के बाद, कार्य करने के बाद वो थक जाता है, ठीक है। आप सरकारी बाबुओं को देख लीजिए, 8 घंटे का काम होता है, आपको क्या लगता है 8 घंटे काम करते नहीं? 1 घंटे 2 घंटे काम करने के बाद वो बोलते हैं कि भैया अभी हम थक गए हैं, थोड़ा सी हम आराम करेंगे, ठीक है। मोनोटोनस, ठीक है, मोनोटोनी मतलब नीरसता, ठीक है। जब आपके जीवन में कुछ, आपको एक ही काम रोज देखिएगा, बहुत सारे लोग परेशान रहते हैं कि अरे भैया हमें एक ही तरह का काम करना पड़ रहा है, बहुत नीरसता है, मजा नहीं आ रहा है काम में, ठीक है। वो चीज हो गया लैक ऑफ कंसंट्रेशन। लैक ऑफ कंसंट्रेशन मतलब क्या, एकाग्रता की कमी। इवन आपके जो क्लासेस जो होते हैं स्कूल पीरियड में स्पेशली, वो 40 से 45 मिनट के क्यों रखे जाते हैं? क्योंकि इतने मिनट बाद आपका जो कंसंट्रेशन लेवल है वो ड्रॉप होता है, गिरता है। और एक साइंटिफिक रिसर्च पर यह आधारित है, पोमोडोरो टेक्निक, कभी आप सर्च कर लीजिएगा क्या है, तो ठीक है। लेकिन ये सब चीज़ें, समस्या कंप्यूटर के साथ नहीं है, घंटों काम कर सकता है, इसको कोई मतलब नहीं है आप इससे एक काम करवाओ या 10 काम करवाओ, इसमें कंसंट्रेशन की कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये उसी एफिशिएंसी के साथ, यदि 8 बजे सुबह में काम कर रहा है और इसे लगातार काम करते हुए रात के 8 भी बज गए हैं, तो उसी एफिशिएंसी के साथ, उसी तेजी के साथ ये कार्य करेगा। इसका मतलब क्या है, इसका कंसंट्रेशन से इसका कोई लेना देना नहीं है, ठीक है। अब आ जाइए सीक्रेसी, यानी गोपनीयता। गोपनीयता का मतलब हो गया कि कंप्यूटर में किसी भी चीज़ को हम लोग सुरक्षित रख सकते हैं, ठीक है, लॉगिन के माध्यम से, ठीक है, पासवर्ड के माध्यम से। ये हमें एक प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है। दूसरा हो गया रिलायबिलिटी, यानी भरोसेमंद। कंप्यूटर, आप मान लीजिए, आप इंसान पर हो सकता है कि आप भरोसा ना करें। मान लीजिए कि आपने दो जोड़ घना, मतलब एक कैलकुलेशन दिया, दो कैलकुलेशन दिया अलग अलग लोगों को, हो सकता है कि किसी की क्षमता कम होगी तो उतना अच्छा से नहीं कर पाएगा, तो जाहिर सी बात है उसकी रिलेबिलिटी क्या हुई, प्रभावित हो गई। लेकिन कंप्यूटर के संदर्भ में ये चीज़ नहीं है, ठीक है। यह हमेशा भरोसेमंद परिणाम देता है और गलती होने की समस्या मतलब ना के बराबर होती है। दूसरा पेपरलेस, ये तो बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है, इस पर तो काफ़ी विवाद भी होते रहे हैं, हालांकि ये दूसरा पहलू है। कंप्यूटर के आने से बहुत सारी चीज़ें जो हमें कागज़ पर करनी पड़ती थी, वो हमें कंप्यूटर पे कर पा रहे हैं। जैसे अभी मैं आपको ये जो लेसन दे रहा हूँ, ठीक है, अभी जो हम पढ़ रहे हैं, ये देखिए कंप्यूटर में पढ़ रहे हैं, ठीक है, कंप्यूटर में ही पढ़ रहे हैं, इसी में हम रफ वर्क कर रहे हैं। हालांकि ठीक है, इस चीज़ को हमने स्कैन करके जरूर डाला है, लेकिन बाकी जो रफ वर्क है ये तो मेरा बच जा रहा है। कभी वाइट बोर्ड का इस्तेमाल कर ले रहे हैं, और कभी हम लोग फिर से एक पीडीएफ में आ जा रहे हैं, तो ये हो गया, पेपरलेस हो गया। दूसरा हो गया ऑटोमेशन। ऑटोमेशन मतलब क्या, स्वचालन। स्वचालन मीन्स कंप्यूटर को यदि आपने कोई काम दे दिया तो ऑटोमेटिक उस चीज़ को काम करते रहेगा, करते रहेगा। ऐसा नहीं कि मान लीजिए उसमें मानवीय हस्तक्षेप की संभावना बहुत कम हो जाती है, ठीक है। हालांकि नो डाउट हम शुरुआती इंस्ट्रक्शन की जरूरत पड़ती है, लेकिन जब तक फिर आप उसको नेक्स्ट कमांड नहीं दोगे तब तक वो कंप्यूटर आपका कार्य करता रहेगा।
मैं आपको एग्जांपल बताता हूँ। जैसे एक डाउनलोड मैनेजर है, ठीक है, क्या है, डाउनलोड मैनेजर। तो डाउनलोड मैनेजर में मान लीजिए मुझे 5 चीज़ डाउनलोड करने हैं। अब मुझे उसमें क्या करना है कि लेकिन मैं एक समय पर एक ही चीज़ डाउनलोड करना करना होता है। तो मैं क्या करूँगा, उसे टास्क में उसे ऑर्गेनाइज कर दूंगा, ठीक है। उससे क्या करेगा कि कंप्यूटर जब तक पांचों जो जो भी फाइल से डाउनलोड नहीं हो जाएंगे, वो एक के बाद अपने खुद ब खुद उसे स्टार्ट कर देगा। एक खत्म हुआ, उसके बाद दूसरा शुरू होगा, फिर तीसरा शुरू होगा, फिर चौथा शुरू होगा, पांचवा शुरू होगा। तो ये क्या है, ऑटोमेटिक है। लेकिन इंसान के साथ ऐसा नहीं है। कभी कभी इंसान आपको धोखा भी दे देता, नहीं भैया कोई नहीं देख रहा है, चलो अभी इसको हम लोग गैप मार देते हैं, ठीक है। तो यही चीज़ हो गया। तो ये सारे हमारे क्या हो गए, इसके कंप्यूटर की फीचर्स हो गए, ठीक है। लेकिन इसके अलावा और भी चीज़ें हैं कंप्यूटर, मतलब और भी फीचर्स आप निकालने का प्रयास करेंगे अपने स्तर पर, और भी निकल जाएंगे। जैसे कि एजिलिटी हो गया, ठीक है, क्विक डिसीजन हो गया, तुरंत लेने की क्षमता, तुरंत निर्णय लेने की क्षमता। तो ये सब भी चीज़ें इसके फीचर्स में ही आती हैं। अब ये लिमिटेशन, लिमिटेशन में क्या हो गया, कंप्यूटर की सीमाएं। पहली बात तो सबसे बड़ी है कि कंप्यूटर बुद्धिहीन होता है, ठीक है, कंप्यूटर बुद्धिहीन होता है। कंप्यूटर का अपना कोई बुद्धि नहीं रहता। हम जैसा है उसे निर्देश देंगे, कंप्यूटर वैसा ही प्रोसेस करेगा और वैसा ही हमें आउटपुट के रूप में वो हमें देगा, ठीक है। दूसरा, एक्सपेंसिव होता है। अब एक्सपेंसिव क्यों हम कह रहे हैं, अब भैया मान लीजिए कि आपको सिर्फ जोड़ घटाव करने के लिए आप बोलोगे कि मुझे कंप्यूटर चाहिए, तो जाहिर सी बात है ना भैया कि वो तो महंगा हो गया। इवन आप मिनिमम कंप्यूटर खरीदने भी जाइएगा, कम से कम सस्ता कंप्यूटर भी नया में, तो 15,000 तो आपको लग ही जाएंगे। 15 से 20,000 में आपको ठीक ठाक कंप्यूटर, मतलब डेस्कटॉप मॉनिटर मिल जाएगा, ठीक है। तो जाहिर सी बात है कोई सस्ता तो है नहीं, 500-600 का तो चीज़ है नहीं। तीसरा हो गया कि वायरस का खतरा होता है, ठीक है। वायरस का खतरा होता है कि क्योंकि क्या होता है कि कई बार अनवांटेड फाइल्स या प्रोग्राम जब कंप्यूटर में आ जाते हैं, तो इसे हम लोग वायरस कहते हैं। इसके बारे में भी हम लोग पढ़ेंगे। और वायरस से बेसिकली क्या होता है कि कंप्यूटर के जो कार्य प्रणाली है वो प्रभावित हो जाती है, ठीक है। बेसिकली ये सॉफ्टवेयर को प्रभावित करता है, जिसके कारण हमारा कंप्यूटर, हमारा जो एफिशिएंसी होती है, जिस अनुपात में उसे काम करना चाहिए वो नहीं कर पाता है। अब आ जाइए पावर इलेक्ट्रिसिटी डिपेंडेंट, ये भी इसका एक इम्पॉर्टेंट पहलू है, ठीक है। पावर इलेक्ट्रिसिटी में, चाहे वो आपका लैपटॉप हो या आपका डेस्कटॉप हो, दोनों ही। डेस्कटॉप मान लीजिए इलेक्ट्रिसिटी डिपेंडेंट है, तो लैपटॉप भी पावर बैटरी डिपेंडेंट है। तो ये इसकी कुछ सीमाएं हैं, ठीक है। सीमाएं बहुत कम है, लिमिटेशन बहुत कम है, विशेषताएं तो ढेरों पड़ी हैं। अब आ जाइए इसके प्रयोग कहाँ कहाँ हमें देखने को मिलते हैं। पहला है कि डाटा प्रोसेस करने में, ठीक है। मान लीजिए छोटे मोटे डाटा की छोड़िए, यदि आपको बड़ा डाटा प्रोसेस करना है, ठीक है, जैसे मान लीजिए स्टैटिस्टिकल कोई सूचना तैयार करना है, सेंसस तैयार करना है ना, या फिर परीक्षाओं का हमें परिणाम ज्ञात करना है, तो उन सब वहाँ पर आपका डाटा प्रोसेस का काम आ जाएगा। ठीक उसी तरह इंफॉर्मेशन एक्सचेंज करने में भी ये काम आता है, ठीक है। इंटरनेट के जरिए हम लोग क्या करते हैं, वो इंफॉर्मेशन एक्सचेंज ही तो करते हैं। दूसरा हो गया एजुकेशन, ठीक है। इसमें तो कंप्यूटर ने एक रिवोल्यूशनरी ला दिया है, ठीक है। ऑनलाइन टीचिंग आप देख लीजिए, इसका सबसे बड़ा माध्यम है। और यही माध्यम है कि मैं आपसे जुड़ पा रहा हूँ, आप मुझसे जुड़ पा रहे हैं, हम दोनों एक दूसरे से अपनी इंफॉर्मेशन को साझा कर पा रहे हैं, ठीक है। दूसरा हो गया साइंटिफिक रिसर्च,
ठीक है, साइंटिफिक रिसर्च आज इतना आगे कार्य प्रगति पर है, क्यों है? क्योंकि कंप्यूटर ने बहुत सारी चीज़ें जहाँ पर साइंटिस्ट को मतलब डिपेंडेंट रहना पड़ता था काफ़ी चीज़ों पे, वो चीज़ को ख़त्म कर दिया गया है और कंप्यूटर उसका कार्य कर रहा है। बैंक, आज बैंकिंग में देखिए कंप्यूटर के बिना तो कुछ काम ही नहीं होता है, ठीक है। इंटरनेट बैंकिंग हो गया, या फिर जो भी आपका जो इंफॉर्मेशन स्टोर होता है वो सब बैंक में कंप्यूटर में ही स्टोर होते हैं। दूसरा मेडिसिन में जैसे कि आपका, अब मान लीजिए कि सीटी स्कैन हो गया, अल्ट्रासाउंड हो गए, ठीक है, एक्सरे हो गया, ईसीजी हो गया, क्या है ये? मेडिसिन हो गया, ईसीजी। अब मान लीजिए उसका डिफेंस में भी अपना एक, चाहे वो मिसाइल हो गया, रडार हो गया, स्पेस टेक्नोलॉजी हो गया, कम्युनिकेशन, ये मोबाइल जो आज हम यूज कर पा रहे हैं या फिर इंटरनेट यूज कर पा रहे हैं, ये क्या है? ये कम्युनिकेशन ही है। रिक्रिएशन मतलब क्या हो गया? रिफ्रेशमेंट, मनोरंजन। आप फिल्म देखने के लिए इस्तेमाल करते हैं, वीडियो गेम्स देखते हैं, ठीक है। तो ये सब चीज़ें हो गई। ई कॉमर्स, ओटीटी प्लेटफॉर्म आ गए हैं आजकल, तो ये सब क्या है? रिक्रिएशन का माध्यम है। ई कॉमर्स, इसके लिए भी कंप्यूटर का इस्तेमाल ढेरों किया जाता है। फ्लिपकार्ट हो गया, फ्लिपकार्ट हो गए, अमेजोन हो गया, ये सभी क्या है? ये ई कॉमर्स ही है। प्रिंटिंग, आज मैं हम जो पढ़ रहे हैं, हो सकता है कि कल मैं आपको पीडीएफ दूँ, आप जाकर उसे प्रिंट करवाओगे, ठीक है, जेरोक्स करवाओगे, तो ये क्या हो गया? ये प्रिंटिंग हो गया। दूसरा पब्लिकेशन, यानी बुक पब्लिकेशन करना है हमें, इस पब्लिकेशन में एडमिनिस्ट्रेशन में भी काफ़ी ज़्यादा उपयोगी है कंप्यूटर। एडमिनिस्ट्रेशन मान लीजिए कि सरकार की जनता तक कैसे पॉलिसीज़ को पहुंचाना है, ठीक है। ई गवर्नेंस जो आजकल जो कंसेप्ट चलाया है, ये भी कंप्यूटर के माध्यम से ही संभव हो पाया है। डिजिटल लाइब्रेरी हो गया, ठीक है। आप जैसे इग्नू, आप यदि आपने किसी ने किया हो तो आपको भी पता होगा कि इग्नू डिजिटल लाइब्रेरी प्रोवाइड करवाता है स्टूडेंट्स को, ठीक है। तो ये भी एक सहूलियत प्रदान करता है। फैक्ट्रीज एंड इंडस्ट्रीज में कंप्यूटर का बहुत काम है, चाहे थर्मल प्लांट हो, किसी भी तरह का मिल हो, इंडस्ट्रीज हो, तो ये सारी मतलब असंख्यों यूज है। अभी हम गिनने बैठ जाएं तो शायद ये क्लास भी कम पड़ जाए, ठीक है। तो ये सब चीज़ें हो गई। अब आ जाइए कंपोनेंट्स ऑफ कंप्यूटर, ठीक है। कंपोनेंट्स ऑफ कंप्यूटर ये किस किस चीज़ों को लेकर बना है? कंपोनेंट्स ऑफ कंप्यूटर, एक तो हो गया हार्डवेयर, दूसरा हो गया सॉफ्टवेयर, तीसरा हो गया डाटा, ठीक है। हमने शुरू में ही बताया था कि कंप्यूटर का वजूद है हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर से, दोनों में से कोई भी एक पार्ट्स मिसिंग है तो कंप्यूटर अपने आप में पूर्ण नहीं है। और इसमें इस सब के बीच खेल किसका है? डाटा का। यूजर जो देगा वो भी डाटा देगा, वो हमें जो निकाल कर देगा, रिजल्ट देगा, वो भी एक प्रकार का ही डाटा है, ठीक है। डाटा क्या है? तो डाटा रॉ फैक्ट्स है, ठीक है। रॉ फैक्ट्स मतलब क्या? जो भी यूजर उसे देता है, ठीक है, कच्चे तथ्य जो होते हैं या अनऑर्गेनाइज्ड कलेक्शंस जो होते हैं। कच्चे तथ्य मतलब जो भी, मान लीजिए मैंने कंप्यूटर में अभी कुछ फीड किया, रॉ फैक्ट्स, ठीक है। वो हो सकते हैं ऑर्गेनाइज्ड भी हो, या फिर अमूमन वो अनऑर्गेनाइज्ड ही होते हैं। मुझे जैसा मन किया वैसा मैंने उसे दे दिया, और उसको क्या करेगा कंप्यूटर? प्रोसेस करेगा और उसको एक ऑर्गेनाइज्ड फॉर्म में हमें वो देता है। अब डाटा भी दो प्रकार के होते हैं, एक न्यूमेरिकल, एक होता है अल्फा न्यूमेरिकल। न्यूमेरिकल मतलब हो गया जिसमें संख्याओं का इस्तेमाल होता है, ठीक है, जिस चीज़ों को हम गिन सकते हैं, 0 1 2 3। अब इसका प्रयोग कहाँ होगा? आप सोचिए, आपके मार्क्स जानने में, ठीक है, सैलरी जानने में, इंक्रीमेंट जानने में, मतलब जहाँ भी डायरेक्ट नंबर का इस्तेमाल है वहाँ पर हम लोग न्यूमेरिकल डाटा का इस्तेमाल करेंगे। दूसरा हो गया अल्फा न्यूमेरिक,
अल्फा न्यूमेरिक मतलब क्या होगा, चिन्हात्मक, ठीक है, सिंबॉलिक। इसमें आपको नंबर छोड़कर सब चीज़ का इस्तेमाल होगा, चाहे वो नंबर्स भी हो सकते हैं, वर्ड्स भी हो सकते हैं, सिंबल्स भी हो सकते हैं, स्पेशल कैरेक्टर हो सकते हैं। मान लीजिए किसी का पैन एड्रेस हमें जानना है, ठीक है, किसी का मान लीजिए मेडिकल रिपोर्ट सेव करना है, तो वो सभी अल्फा न्यूमेरिक में आ जाएंगे। अब इन सब डाटा को जब हमें एक ऑर्गेनाइज्ड वे में हमें मिलता है, ठीक है, एक उसका विश्लेषण किया जाता है, उसके बाद जब हम ऑर्गेनाइज्ड वे में हम जब उसे अपने पास प्राप्त करते हैं, तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, इंफॉर्मेशन कहते हैं। तो ये बात याद रखिएगा। यहाँ पे आपके सवाल क्या बनते हैं कि कंपोनेंट्स ऑफ कंप्यूटर क्या हो गए, हार्डवेयर का, सॉफ्टवेयर, ठीक है। एक हो गया डाटा। डाटा कितने प्रकार के होते हैं, दो, न्यूमेरिकल, अल्फा न्यूमेरिक। न्यूमेरिक का इस्तेमाल कहाँ होता है ये आप समझ गए, अल्फा न्यूमेरिक का ये इस्तेमाल कहाँ करेंगे वो समझ गए। देखिए जब भी ऐसी दो तरह की चीज़ें हो ना, ठीक है, और ऑब्जेक्टिव एग्जाम्स के मद्देनजर आपको रखना हो, तो याद, एक का याद कर लीजिए, दूसरे का नहीं भी याद करिएगा तो आप ऑप्शन देकर खेल जाइएगा। इंफॉर्मेशन का मतलब क्या हो गया, ऑर्गेनाइज डाटा। जो भी डाटा कंप्यूटर को दिया गया, जब उसे कंप्यूटर ऑर्गेनाइज वे में प्रस्तुत करता है हमारे सामने, यूजर के सामने, तो वो क्या कहलाता है, वो इंफॉर्मेशन कहलाता है, ठीक है। अदर टर्म्स में हो गए इंफॉर्मेशन रिट्राइवल। कंप्यूटर में जो भी इंफॉर्मेशन है, मान लीजिए हमें सर्च करना है, मान लीजिए आप कोई फाइल सर्च कर रहे हैं कंप्यूटर में, तो कंप्यूटर क्या करेगा, कंप्यूटर क्या करेगा, उससे हमें फाइल को दिखाएगा, शो करेगा, तो उसी को कहते हैं इंफॉर्मेशन रिट्राइवल। दूसरा होता है डाटा प्रोसेसिंग। कोई भी डाटा को जब हम देते हैं तो कंप्यूटर उसको डाटा प्रोसेस करता है और रिजल्ट के रूप में हमें देता है, उसे इंफॉर्मेशन करते हैं। इलेक्ट्रॉनिक डाटा प्रोसेसिंग करता है वो, ठीक है। ये इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम, कोई इसमें मैनुअली नहीं देखने को मिलता है। दूसरा क्या है कि इंस्ट्रक्शन। कंप्यूटर को जब हम इंस्ट्रक्शन देते हैं, आदेश देते हैं, तो उससे क्या बनता है, उससे बनता है अनुदेश बनता है। और अनुदेशों का समूह को क्या करते हैं, प्रोग्राम करते हैं। और प्रोग्राम के समूह को क्या करते हैं, सॉफ्टवेयर करते हैं, ठीक है। ऑर्डर दिया हमने कंप्यूटर को, उससे बना इंस्ट्रक्शन, उससे बना प्रोग्राम, उससे बना सॉफ्टवेयर। इस चीज़ को याद रखिएगा आप। दूसरा है कि अदर इम्पॉर्टेंट टर्म्स कंप्यूटर से संबंधित। एक हो गया कंप्यूटर लिटरेसी। कंप्यूटर लिटरेसी क्या है, इसे हम लोग कंप्यूटर साक्षरता बोलते हैं। अब सबसे पहले ये समझिए कि लिटरेसी का मतलब क्या हो गया, साक्षरता। आम तौर पर लिटरेसी का मतलब तो यही होता है ना कि आप एक स्टैंडर्ड मानक जो तैयार किया गया उतना पढ़ लिख सकते हैं। ठीक उसी प्रकार जब इसमें कंप्यूटर लिटरेसी हम जोड़ते हैं, यानी कंप्यूटर साक्षरता, यानी कंप्यूटर से संबंधित जो भी नॉलेज होनी चाहिए, ठीक है, बहुत हाई नॉलेज की बात नहीं कर रहे हैं, एक नॉर्मल नॉलेज जिससे आप कोई भी इंसान कंप्यूटर को ऑपरेट कर पा सके, उसे हम लोग कंप्यूटर लिटरेसी बोलते हैं, ठीक है। उसे ही हम लोग कंप्यूटर लिटरेसी बोलते हैं। दूसरा हो गया एंड यूजर, ठीक है। यहाँ पे मतलब हो गया कि पर्सन नॉट कंप्लीट स्पेशलिस्ट बट यूजेस कंप्यूटर इन रिलेटेड टेक्निक एंड इंफॉर्मेशन रिसीव फ्रॉम इट, ठीक है। एंड यूजर का मतलब हो गया, जनरली क्या होता है कि कंप्यूटर में जितने भी सॉफ्टवेयर जो बनते हैं ना, वो सब एंड यूजर एग्रीमेंट पर ही बनते हैं। यानी वो इस मद्देनज़र बनाए जाते हैं कि आप स्पेशलिस्ट नहीं हो, लेकिन फिर भी आप इतना सक्षम जरूर हो कि कंप्यूटर में उस सॉफ्टवेयर को आप इस्तेमाल कर पा रहे हो, ठीक है। उस सॉफ्टवेयर से अपने लिए इंफॉर्मेशन निकाल पा रहे हो, तो उसे ही हम लोग बोलते हैं सॉफ्टवेयर एंड यूजर। अब इसके अलावा हो गया हमारा डिजिटल डिवाइड। डिजिटल डिवाइड का मतलब क्या हो गया,
difference between those who use computer and its related technique and people deprived of it। ठीक है, जो कंप्यूटर यूज कर पा रहे हैं और जो नहीं कर पा रहे हैं। ठीक है, जो कर पा रहे हैं यूज और जो नहीं कर पा रहे हैं, जो इसे अछूते हैं। मान लीजिए दो व्यक्ति हैं, एक राम है, एक ए है, एक बी है। ए के घर में कंप्यूटर है, बी के घर में कंप्यूटर नहीं है। तो जाहिर सी बात है इनमें कुछ अंतर आया होगा कंप्यूटर के रहने और नहीं रहने से। इसी को हम लोग डिजिटल डिवाइड कहते हैं। ठीक है, वर्ल्ड में 47% पीपल के पास इंटरनेट है और जिसमें से 30% हमारे इंडिया में भी है। हमारे इंडिया में 30% लोगों के पास है। ठीक है, इंडिया जो है सेकेंड इन टर्म्स, ये भी एक इम्पॉर्टेंट फैक्ट है, इसको भी ध्यान में रखिएगा। इंडिया रैंक सेकेंड इन टर्म्स ऑफ पीपल यूजिंग इंटरनेट आफ्टर चाइना। चाइना के बाद हमारा दूसरा स्थान है। ठीक है, नंबर ऑफ पीपल इन टर्म्स ऑफ नंबर, संख्या के आधार पर। ठीक है, ये हो गया। एक सवाल यहाँ से ये बनता है कि भारत में जो पहला कंप्यूटर कब सेटअप किया गया था, तो कब सेटअप किया गया था, तो 1956 होगा। ये पूछ सकता है। या आपसे ये पूछ सकता है कि भारत में पहली दफा कंप्यूटर कहाँ सेटअप किया गया था, तो इंडियन स्टैटिस्टिकल इंस्टीट्यूट यानी भारतीय सांख्यिकी संस्थान जो कि कोलकाता में है। ठीक है, ईसीएस का फुल फॉर्म होता है इलेक्ट्रॉनिक क्लियरिंग सर्विस। दूसरा है कि भारत का पहला लिटरेट कंप्यूटर लिटरेट डिस्ट्रिक्ट कौन सा है, तो ये है मल्लपुरम। ये भी एग्जाम्स में पूछे जा चुके हैं। ठीक है, वर्ल्ड का मैक्सिमम कंप्यूटर किस देश के पास है, तो वो यूएस के पास है। ठीक है, इंटरनेट के आधार पर चाइना है, उसके बाद इंडिया है, लेकिन मैक्सिमम कंप्यूटर की जब हम बात करेंगे तो किसके पास है, वो यूएस के पास है। ठीक है, वो किसके पास है, वो यूएस के पास है। विश्व में सर्वाधिक कंप्यूटर वाला देश यूएस है। डब्ल्यू के आविष्कारक कौन थे, सर टिम बर्नर्स-ली। कंप्यूटर सेफ्टी डे मनाया जाता है 30 नवंबर को। हमने इससे पहले पढ़ा था कि कंप्यूटर लिटरेसी डे यानी कंप्यूटर साक्षरता दिवस कब मनाते हैं हम लोग, 2 दिसंबर। 2 दिसंबर। फर्स्ट सुपर कंप्यूटर ऑफ वर्ल्ड क्या है, सीडीसी 6600 जो कि 1964 में बनाया गया था। और भारत का पहला कंप्यूटर क्या है, भारत का पहला कंप्यूटर क्या है, तो वह है सिद्धार्थ। तो ये बेसिकली चीज है, ये चैप्टर है हमारा। इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर। तो यहाँ पे आपके सवाल कहाँ कहाँ से बनते हैं, इसको हम लोग थ्रू कर लेते हैं एक बार। एक कि कंप्यूटर डिवाइस में कंप्यूट का मतलब क्या होता है, डिवाइस का मतलब क्या होता है। ठीक है, इसके बेसिक फंक्शंस क्या क्या होते हैं, ये पूछ सकते हैं। आपसे ये पूछ सकता है कि 4 से 5 नाम मैंने आपको याद करवाए। एक चार्ल्स बेबेज, फादर ऑफ कंप्यूटर, फादर ऑफ कंप्यूटर। दूसरा एडवर्ड रॉबर्ट्स, फादर ऑफ पीसी, पर्सनल कंप्यूटर। ठीक है, लिटरेसी डे ऑफ कंप्यूटर 2 दिसंबर पूरे विश्व भर में मनाया जाता है। एलन ट्यूरिंग, ये क्या है, मॉडर्न, एलन सोली से इसको जोड़ के रखने बोला है मैंने। मॉडर्न कंप्यूटर के जनक एलन ट्यूरिंग। एआई के जनक जॉन मैकार्थी। भारत का पहला कंप्यूटर का नाम क्या था, सिद्धार्थ। किसे बनाया था, इसे, ये भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये पहला है ना, इसलिए। ठीक है, बेसिक स्ट्रक्चर जॉन वॉन न्यूमैन। ये हो गया फीचर्स ऑफ कंप्यूटर। आपको ये पूछ सकता है कि कंप्यूटर की स्पीड किस में नापी जाती है, तो हो गया मिलियन ऑफ इंस्ट्रक्शन पर सेकेंड। इसका फुल फॉर्म पूछ सकता है कि MIPS का फुल फॉर्म क्या है, तो मिलियन ऑफ इंस्ट्रक्शंस पर सेकेंड। कंप्यूटर 1 सेकेंड में लैक्स ऑफ इंस्ट्रक्शंस को वो सॉल्व कर सकता है। इसके अलावा एक चीज़ है कि कंप्यूटर, भारत में पहली दफ़ा कंप्यूटर कहाँ यूज किया गया था। ठीक है, जब कहाँ यूज किया गया था तो ये होगा GPO बेंगलुरु, ग्रैंड पोस्ट ऑफिस बेंगलुरु। लेकिन ये कब यूज किया गया था, तो 1986 में 16 अगस्त यानी 15 अगस्त के दूसरे ही दिन, याद रखिएगा। लेकिन भारत का पहला फुली कंप्यूटराइज पोस्ट ऑफिस कौन है, तो न्यू दिल्ली। दोनों में भेद है।
कि पहली दफ़ा कंप्यूटर सेटअप किया गया था इंडियन इंस्टीट्यूट और इंडियन स्टैटिस्टिकल इंस्टीट्यूट में, लेकिन पहली दफ़ा कंप्यूटर यूज किया गया था बेंगलुरु जीपीयू में। लेकिन पहला जो फुली कंप्यूटराइज्ड पोस्ट ऑफिस था वो था न्यू दिल्ली। उसके अलावा डाटा दो प्रकार के होते हैं, एक होगा न्यूमरिक, एक हो गया अल्फा न्यूमरिक, इसको भी ध्यान में रखिएगा। दूसरा हमने ये बताया पहला कंप्यूटर लिटरेट डिस्ट्रिक्ट मल्लापुरम। सबसे ज़्यादा कंप्यूटर किस देश के पास है? यूएस के पास है। इंटरनेट के मामले में चाइना के बाद भारत का स्थान है संख्या के आधार पर। डब्ल्यू के जनक, वर्ल्ड वाइड वेब के जनक टिम बर्नर्स-ली। कंप्यूटर सेफ्टी डे 30 नवंबर। वहीं कंप्यूटर वर्ल्ड कंप्यूटर लिटरेसी डे 2 दिसंबर। भारत का नहीं, विश्व का पहला सुपर कंप्यूटर CDC 6600। तो ये सब चीज़ें हैं, ये सब चीज़ें को इसमें पढ़नी है। तो आज हम लोग इस चैप्टर को यहीं समाप्त करते हैं। ठीक है, आप लोग स्वस्थ रहें, मस्त रहें, और सभी को जय हिंद और झारखंडी जोहार।